हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका डार्क वेब स्टार पे। और आज की कहानी बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात तब की है जब मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा। उस समय हम गांव में रहा करते थे। मुझे रोज रात को खिड़की के बाहर एक औरत दिखाई देती थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहना हुआ करती थी। उसकी आंखें नीली होती थी। वह मुझे बुलाती थी। मैं बहुत डर जाता और अपनी माँ को पकड़कर सो जाता। कुछ दिनों में हम अपने पिताजी के साथ शहर में रहने लगे। गांव का घर खाली हो चुका था। हमारा गांव आना जाना भी कम होने लगा। अब केवल शादी ब्याह में गांव आना जाना होता। वो भी केवल मेरे माता पिता ही जाते। मैं अपने गांव के बारे में लगभग सब कुछ भूल चुका था। तो रात में दिखने वाली उस औरत को भी मैं सपना समझने लगा। मेरे चाचा के लड़के की शादी थी। मैं करीब 15-16 साल बाद गांव गया था। हमने अपना घर भी साफ करवा रखा था। हम अपने घर में ही रुके थे। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे वही औरत नजर आई। उसकी नीली आंखें चमक रही थी और वो मुझे पहले की तरह बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन का कोई डरावना सपना सच हो रहा हो। मैं काफ़ी डर गया और भगवान को याद करने लगा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अगले दिन से अपने घर पर नहीं सोया और उसके बाद से मैं गांव भी आना बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, दूसरी कहानी पे नज़र डालते हैं। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे दोस्त की है। तो कहानी कुछ ऐसी है। मेरे मामा जी की लड़के की शादी थी। शादी गांव में थी। एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल चल रहा था। मेरे भाई, मामा के लड़के के कुछ दोस्त भी आ रहे थे। उसकी पड़ोस के घर की छत पर पीने पिलाने की दावत चल रही थी। भाई ने मुझे पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ मीट लेने भेज दिया। मामा के घर पर मांसाहारी खाना खाने मना है, इसलिए हम ये काम छुप के कर रहे थे। हम दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वह बाइक की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। वापस आते समय घर से करीब 1 किलोमीटर पहले हमारे बाइक रुक गई। काफ़ी काफ़ी कोशिश करने पर भी बाइक चालू नहीं हो रही थी। हम खींचकर बाइक के लेने जाने लगे। कुछ ही दूर पर हमें एक बुढ़ा आदमी दिखा। वह हमारे पास आया और कहने लगा, थोड़ा मीट दे दो। हमें पहले से ही गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुनकर और गुस्सा आने लगा। भाई के दोस्त ने चिढ़कर कहा, तेरे बाप ने खाया है कभी मीट? चल भाग यहाँ से। आदमी ने फिर से मीट मांगा, मगर हमने उसे धमका कर भगा दिया। घर पहुंचकर मैंने भाई को मीट पकड़ा दिया। नाच गाने वाले कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो नाच गाना बंद हो गया था। सब लोग दीदी को घेर कर खड़े थे। दीदी अजीब सी हरकत कर रही थी और कह रही थी, मुझे मीट खाना है। दीदी ने जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। सबको समझ आ रहा था कि ये भूत प्रेत का चक्कर है। मामा ने दीदी को जोड़ के 2 थप्पड़ मारे। दीदी ठीक हो गई, मगर मामी अजीब सी हरकत करने लगी। यह सिलसिला चलता रहा। भूत एक को छोड़ता तो दूसरे पर लग जाता। जब भूत को समझने लगे कि इस घर के लोग मांस मछली छूते तक नहीं हैं, पर भूत ने बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने मीट मंगाया है और
मांगने पर मुझे नहीं दिया। यह सुनकर कुछ कुछ बात मेरे समझ में आने लगी। मैं भागकर भाई के पास गया और घर और रास्ते पर हुई घटना के बारे में बताया। भाई ने वहाँ से मीट का एक टुकड़ा उठाया और जला दिया। उस समय भूत दीदी पर लगा हुआ था। भाई ने मीट का टुकड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया। तब जाकर दीदी शांत हुई। थोड़ी देर बाद सामान्य हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए, मगर मामा थोड़े गुस्से में लग रहे थे। शायद वो भाई पर गुस्से थे। तो ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे मामा के लड़के के साथ घटी थी। तो चलिए सुनते हैं। ये कोई कहानी काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट खेली। उसके बाद रिजॉर्ट में ही बने एक पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वह सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी कि पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के ले आएगा वो जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोटा लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी खुद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि ज़मीन में 20 या 25 फीट दूरी थी नीचे एक कब्रिस्तान दिखी। वहाँ से एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वो अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सामने में आया तो मैं उसके सामने चला जा रहा था। कुछ ही देर में उसके करीब था और मैं उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब मैं उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झट से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैं अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरा सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर में सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी को खोलकर दिखाई तो सिक्का मेरे हाथ में था। यह देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी। हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट बाहर पीने लगे। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरा एक दोस्त ने मजाक से पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, या अंदर कोई भूत देख लिया। यह सुनकर अंकल ने
मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेज़ों के समय में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था। तो चलिए दोस्तों, अपनी चौथी कहानी पर नज़र डालते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि हकीकत है, जो उस देश की सच्ची घटना है जिसके कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार सारा सोना भारत से लूट कर ले गया। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय के लोगों के द्वारा गड़ा हुआ बहुत सारा धन है, जिससे वो चोरी हो जाने के डर से ज़मीन में गाड़ देते हैं और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी बस धरती में गर्भ में रह जाती है। ऐसा ही एक घटना आजकल की यूपी में उन्नाव जिले के तोंदिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां के एक साधु सोभान सरकार को वहां के राजा राम बख्श की आत्मा ने उनको जमीन में गड़ा 100 टन सोने का रहस्य बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत अनेक तो 29 खरब रुपए के लगभग बैठी है। कौन था राजा राम बख्श? कहाँ से आया सोना? कैसे मौत हुई राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी सूरी राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के चक्कर में छक्के छुड़ा दिए थे। वह कौन था और कब से वहाँ इस किले में रह रहा था, यह किसी को स्पष्ट मालूम नहीं है। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 2 जून 1857 की क्रांति में दिलेश्वर मंदिर में छिपे अंग्रेज को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल दिलापौज की मौत थे। कहा जाता है कि राजा चंद्रिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोजाना सुबह माँ चंद्रिका का दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा राम भक्त सिंह पूजा करने के बाद अपने गले में एक गेंदे के फूल की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि जब अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनको फांसी लटकाई गई तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंकने और गंगा से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए। दौंदिया खेड़ा के बुजुर्गों का कहना है कि यह खजाना बड़ा तिलिस्मी है। 18 तरीकों से सोने की खोज शुरू करने वाली अशाई की भी इस बात की तस्दीक करती है कि खजाने को हासिल करना बहुत टेढ़ा काम है। अध्ययन के अनुसार दौंदिया खेड़ा के प्रातपी राजा राम बख्श के जिस किले में सोने का खजाना दबा होने की बात कही है, उस किले को तिलक चंद राजपूत ने 17वीं सदी के दौरान बनाया था। ओमजीत तारक कहते हैं कि राजा को फांसी हुआ 150 साल के अधिक हो चुके होने, लेकिन 5 साल पहले तक गांव के बच्चों तक ने राजा साहब को सफ़ेद घोड़े पर 4-5 सैनिकों के साथ मंदिर आते हुए देखा और मंदिर की रक्षा करते देखा। गरम प्रधान अजय पाल सिंह भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि
उस इलाके में घोड़े की छप और मंदिर में किसी के रोज पूजा करने के निशान अब भी दिखते हैं। हालांकि हालांकि आदमी को खजानों का ये दबा अभी भी जनों को हैरत में डाल देती है। ऐसा माना जाता है कि तलुकदर ने पहले खजाना दबाया और फिर किले का निर्माण किया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली कई रियासतों को राजाओं ने राजा राम भक्त के किलों को सुरक्षित मानते हुए अपना खजाना वहां पर दबा दिया था। इससे भी वैज्ञानिकों की जांच के मुताबिक किले में 15 फुट नीचे खजाना मिलने की संभावना जाती है। इसमें दबे सोने की कीमत करीब 3 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्वामी ओम के मुताबिक राजा राम भक्त सिंह अपने में नहीं आते बल्कि साक्षात प्रकट हुए थे, तभी उन्होंने सरकार से सोना निकालवाने की बात की। मरा हुआ राजा घोड़े पर घूमता। ओम स्वामी के अनुसार दिवंगत राजा राम भक्त 5 साल पहले तक इस इलाके में घोड़े पर सवार होकर घूमा करते थे। वे किले के आसपास घूमा करते थे। उन्हें इस इलाके की कई लोगों ने देखा। स्वामी के मुताबिक गांव दौदपिया खेड़ा का बच्चा बच्चा आपको इस बारे में बताएगा। गांव के ही एक और बुजुर्ग आदमी सीताराम ने बताया कि जब उनकी उम्र 10 साल की थी तब एक बार सरकार ने यह खुदाई करवाने चाहा था। इसके लिए करीब 1 दर्जन के आसपास मजदूर भी लगाए गए थे, मगर कहा है कि जैसे ही मजदूरों ने इस किले में खुदाई आरंभ की उसी समय वहां कई सांपों ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इसमें 2 मजदूरों की मौत भी हो गई। इसके बाद से वहां खजाने को लेकर कोई कोड़ाई करने नहीं जाता। पुरातत्व विभाग की टाइम ने 12 अक्टूबर से कैंप लगाकर सफाई का काम शुरू कर दिया है। 18 अक्टूबर से स्वर्ण भंडार की खुदाई का काम शुरू हो गया है। उन्नाव के पूर्व क्षेत्र के एक ही परिवार के 4 लोगों राजा के वारिस होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने परेशान होकर स्वर्ण भंडार में अपना हक लेने की बात कही। साथ ही राजा के किले में कुछ जमीन पर अपना घर बना। घटना उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था और तकनीक दृष्टिकोण से आज के मुकाबले बहुत पीछे था। मुख्य फिल्मों का दौर खत्म ही हुआ था। ऑडियो की टेक्निक शुरू हो चुकी थी। उन दिनों कुछ फिल्मी कलाकारों को अपने ऊपर फिल्मा जाने वाले गीत खुद गाने होते थे। उन दिनों सब अशोक कुमार सदाबहार हीरो के रूप में जाने जाते थे। उनके प्रशंसकों की तादाद बहुत बड़ी थी। एक बार की बात है, शाम को अशोक कुमार शूटिंग से वापस लौट रहे थे। उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उनकी कार जब घर से कुछ रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची तो क्रॉसिंग बंद था। अशोक कुमार गाड़ी से नीचे उतर गए और ड्राइवर से कहा कि गेट खुलने पर गाड़ी लेकर घर पर पहुंच जाना। मैं बगीचे की तरफ से होता हुआ आ जाऊंगा। वो मौसम का आनंद लेते हुए पेड़ पौधों के बीच से होते हुए निकल गए। एक जगह आंधी में टूटकर गिरा हुआ पेड़ दिखाई पड़ा तो थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गए। अभी उन्हें बैठने बड़ी सुरीली आवाज में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गाना उन्हीं की फिल्म का था और उन्हीं का गाया हुआ था।
उन्होंने गाने वाले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कहा, भाई कौन हो? बहुत अच्छा गा रहे हो, सामने आकर गाओ। उधर से आवाज़ आई, पहले पूरा गाना सुन लीजिए। अशोक कुमार ने उसकी आवाज़ की तारीफ की और कहा कि ठीक है भाई, गाओ, मैं सुन रहा हूँ। एक घने पेड़ के ऊपर से गाने की आवाज़ आती रही। गाना पूरा होने के बाद अशोक कुमार ने गाने को सराहा। ऊपर से आवाज़ आई, यह गाना मुझे बहुत पसंद था, इसके लिए मैंने आपकी फिल्म 26 बार देखी है। मैं इस गाने को बराबर गाता है, लेकिन कोई मेरा पूरा गाना सुनता नहीं था। एक दिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। मैं फिल्म देखना गया और सिनेमा हॉल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। आपने अखबार में खबर पढ़ी ही होगी। तब से मैं भटक रहा है कि कोई मेरा गाना सुन ले। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका गाया गाना आप ही को सुनाकर मौका मिला और आपने इसकी तारीफ भी की। अब मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई। मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इज्जत दे दिए। अलविदा। यह बोलकर वो वहाँ से गायब हो गया और अशोक जी अपने घर आ गए। यह बात मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने भेजी है। बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वो शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरंदा के लिए रवाना हुए। मकरंदा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरंदा पहुंच के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय अपने बेटे के घर जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। उनका बेटा का घर टिकरैया में था और टिकरैया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियाँ दौड़ा करती थी। पर मकरंदा से टिकरैया होकर आगे जाने वाली रथ वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेशर काका क्या करे? पहले तो उन्हें वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला झंडा उठाकर रेल की पटरी पकड़कर मकरंदा से टिकरैया की ओर चल दिए। टिकरैया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रही थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निदार होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। आज तो उस काली रात में भी वह तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे दिन के प्रकाश हो। अभी रमेशर काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े ही होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बड़ी सी बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास आकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पग्गा बांधा हुआ था, वह पग्गा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में यह बात आई, आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ आई कैसे, और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेशर काका ने अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पग्गे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पग्गा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकालने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी के
पग्गे को निकालने में इतने मशहूर थे कि उन्हें आती हुई न मालगाड़ी की सुध थी और न ही उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेशर काका की काफ़ी करीब आ गई और अब जाकर रमेशर काका को मालगाड़ी का अभ्यास हुआ और वह कूद कर पटरी से हटना चाहे, पर यह उस बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई डेट है। अब तो रमेशर काका थोड़े डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेशर काका की धोती ही मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेशर काका एकदम से असह्य हो गए थे और पसीने से पूरी तर बदर भीग। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका बल भी जवाब देने लगा और वह भी ना चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटना हुआ जो रमेशर काका की समझ से पार था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी से मुंह से रमेशर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयानक हो गया था। रमेशर काका पूरी तरह से डरे समय से थे, पर इस किशोरी ने आने से उनकी थोड़ी राहत मिली। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयानक हो गई। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती का छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दी। अब रमेशर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी देख पा रहे थे कि अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयानक लड़ाई चल रही थी। रमेशर काका अचानक एकदम से डर गए। उनको डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे थे जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रमेशर काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुरी भूतनी लड़ाई के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पक्के को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया है और वो एक भयानक आवाज़ में मिमिया के लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पग्गा छोड़ दिया। पग्गा छोड़ते ही वह बकरी मिमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वो लड़की धीरे धीरे रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका थूक साट लिए। उन्हें डर की भी लगा, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठकर बैठ गए। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लेकर दे दी। अब रमेशर काका थोड़े सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा।
अब रेमेसर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर बड़े चल रहे जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेसर काका को उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाकर बोली, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी। लड़की पहले तो थोड़ी सिसकी पर फिर संभाल कर बोली, काका 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी किनारे की एक मदाई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरा इस बकरी जो मुझसे लड़ रही थी उसका पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वो किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रेमेसर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के साथ अपना हाथ रखा। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप पीर छाई रही। फिर रमेसर काका ने पूछा कि बेटी पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी। इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं बल्कि उसकी गलती से हुई थी, पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेशर काका उस किशोरी के साथ टिकराई स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि काका अब मैं आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रमेशर काका ने उसके कहा कि बेटी तुम बहुत ही अच्छी और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसा रहे। काका की इन बातों को सुनकर वो किशोरी थोड़ी भावुक हो गई, पर ऐसा नहीं हो सकता यह कहकर वो जाने लगी। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती। एक दिन रमेशर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुशासन करवाया और उसके बाद कहते हैं कि वो किशोरी कभी नहीं दिखती। यह कहानी हमारे पड़ोस के लड़के के साथ घटी है, तो चलिए सुनते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक खूबसूरत दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट के उठाते ही यह पता चले कि जिस दुल्हन बना कर लाने ही वो लड़की नहीं भूतनी है, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस व्यक्ति पर। ऐसे ही एक पुरानी घटना है बिहार के दरभंगा जिले के नेहरा गांव की। गांव के निवासी राधे श्याम चौधरी बताते हैं कि इस गांव के एक युवक की शादी हुई। युवक अपनी दुल्हन को लेकर गांव वापस आ रहा था। उन दिनों डोली में बैठकर दुल्हन आती थी। रास्ते में डोली लेकर चलने वाले जब थक गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे डोली को रख दिया और सुस्ताने लगे। कहते हैं कि इसी बीच एक भूतनी ने दुल्हन को मार दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया और दुल्हन की डोली ससुराल आ गई। रात के समय जब दुल्हन अपने कमरे में पहुंचे, दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने लगे, तभी उसे तेज प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। दुल्हन बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर कौन से पानी भर ली। यह देखकर दुल्हा बेहोश हो गया। जब होश आया तो दुल्हन के रूप में बैठी भूतनी ने कहा कि तुमने मेरे राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास रहूंगी तो
तुम्हें भी जान से मार दूंगी। भूतनी ने कहा कि इस गांव में मैं दुल्हन बनकर आई हूँ, इसलिए अब से ये गांव मेरी देख रेख में रहेगा। गांव वालों से कह देना कि वो अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखे। इससे गांव उन्नति करेगा और लोग खुशहाल रहेंगे। उसके बाद से इस गांव के सभी लोग अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। शास्त्रों में दक्षिण दिशा में चूल्हा रखना अशुभ कहा गया है। माना जाता है कि यह दिशा भूत प्रेत और यम की दिशा है, इसलिए आमतौर पर कहीं भी लोग इस दिशा में चूल्हा नहीं रखते हैं। लेकिन नेरा गांव के लोगों कहीं भी जाकर बसे, लेकिन चूल्हा का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखना बिल्कुल नहीं भूलते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आखिरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डार्क वेब स्टार को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।